जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे इंडिपेंडेंट इंडिया के दो सबसे बड़े फाइनेंशियल स्कैम्स के बारे में, जिसमें एक है एलआईसी मुंद्रा स्कैम, जिसमें एक कोलकाता बेस्ड बिजनेसमैन हरदास मुंद्रा ने एलआईसी और कुछ पॉलिटिशियंस के साथ मिलकर इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले स्टॉक मार्केट स्कैम को अंजाम दिया था। और दूसरा है नागरवाला केस, जिसमें रुस्तम सौरभ नागरवाला ने इंदिरा गांधी का इमिटेशन करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 6 मिलियन विड्रॉ किए थे। ये दोनों स्कैम्स ने 1950s और 1970s में देश की पॉलिटिक्स और इकोनॉमी में बड़ा हंगामा मचाया था। तो चलिए जानते हैं इन स्कैम्स में क्या हुआ था, कौन था इसमें इन्वॉल्व और किस तरह से इन्हें एक्सपोज किया गया। 16 दिसंबर 1957 के दिन लोकसभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फिरोज गांधी ने एक स्पीच दिया था, जिसमें कि उन्होंने इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले स्कैम यानी एलआईसी मुंद्रा स्कैंडल में इन्वॉल्व सभी लोगों के बारे में बात की थी। फिरोज गांधी ने पार्लियामेंट में अपने स्पीच में बताया था कि कैसे उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर टीटीके ने एलआईसी के साथ मिलकर एक फ्रॉड किया और कैसे उन्होंने रातों रात मिस्टर हरिदास मुंद्रा को एक करोड़पति बना दिया। हरिदास मुंद्रा दरअसल एक लाइट बल्ब सेल्समैन था, जिसने कि भारत के पहले स्टॉक मार्केट स्कैम को लीड किया था। हरिदास ब्रिटिश पीरियड से ही स्टॉक मार्केट में एक कंपनी से पैसा निकालकर दूसरी कंपनी में डालता था और उन कंपनीज के शेयर को मैनिपुलेट करके अपना प्रॉफिट कमाया करता था। वो कंपनीज के शेयर को मैनिपुलेट करने के लिए सर्कुलर ट्रेडिंग का इस्तेमाल किया करता था। सर्कुलर ट्रेडिंग को आप ऐसे समझ लो कि किसी स्कैमर ने किसी कंपनी के एक स्टॉक को खरीदा और उसने उसी स्टॉक को अपने किसी ग्रुप मेंबर को बेचा, जिसके बाद उस ग्रुप मेंबर ने उसी स्टॉक को एक दूसरे ग्रुप मेंबर को बेचा और इस प्रोसेस के कुछ समय ऐसे चलने के बाद उस स्टॉक को लास्टली उस स्कैमर ने खुद खरीद लिया। इस पूरे प्रोसेस में उस स्टॉक के प्राइस का कंट्रोल उस स्कैमर के हाथ में होता है और वो उसे जैसे चाहे वैसे मैनिपुलेट कर सकता है, और इसी पूरे गेम को सर्कुलर ट्रेडिंग बोलते हैं। अब कहानी में आए तो हरिदास उस वक्त इस गेम में एक एक्सपर्ट बन चुका था और इसी वजह से उसके उस समय अच्छे खासे पॉलिटिकल कनेक्शंस भी बन गए थे। ईयर 1956 में एक रात ऐसी आई जब हरिदास मुंद्रा एक पार्टी में उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर टीटीके और एलआईसी के कुछ ऑफिशियल से मिला, और यही वो मोमेंट था जहां उन्होंने ये डिसाइड किया कि कैसे वो इस स्कैम को अंजाम देंगे। उन्होंने वहां प्लान किया कि मुंद्रा की 6 प्राइवेट कंपनीज में एलआईसी उस पर्टिकुलर पॉइंट पर पैसा इन्वेस्ट करेगी जब मुंद्रा अपने कंपनीज के शेयर को 30 से 40% इंक्रीज करेगा। आप जरा सोच के देखो कि कैसे उस वक्त शेयर के प्राइस को मैनिपुलेट किया जा रहा था। आने वाले कुछ टाइम तक मुंद्रा अपने इस प्लान में सक्सेसफुल तो रहा, पर धीरे धीरे बीएससी यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की नजरों में आने लगा। जिसके बाद 3 अगस्त 1957 को एक न्यूज़पेपर द स्टेट्समैन ने अपने एक आर्टिकल में एलआईसी से उनके इन्वेस्टमेंट का डिटेल शेयर करने की मांग की थी। इस पे एलआईसी ने अपने डिटेल शेयर करने से साफ मना कर दिया था, पर समय के साथ साथ इस स्कैम की खबर कुछ बड़े ऑफिशियल्स के कानों में पड़ी और फिर 4 सितंबर 1957 को राम सुभाग सिंह ने फिरोज गांधी के साथ मिलकर पार्लियामेंट में फाइनेंस मिनिस्ट्री और पार्टिकुलरली मिस्टर टीटीके से इस बारे में सवाल किया। जब मिस्टर टीटीके उन सवालों का जवाब देने में थोड़े हिचकिचाए तो पार्लियामेंट में उस वक्त सबको समझ आ चुका था कि कुछ तो गड़बड़ है। इन सभी बातों के बाद उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने इस पूरे इंसिडेंट के इंस्पेक्शन के लिए एमसी चागला को अपॉइंट किया और फिर उनके ही अंडर चागला कमीशन का फाउंडेशन हुआ। जिसके बाद 16 दिसंबर 1957 को चागला कमीशन ने इस पूरे एलआईसी मुंद्रा स्कैंडल को दुनिया के सामने रखा था और इसके बाद पुलिस ने हरिदास मुंद्रा को क्लैरिज होटल दिल्ली में उनके लग्जरी सूट से अरेस्ट कर लिया। सेकंड टॉपिक पे चलने से पहले अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के टाइम पर टेक्नोलॉजी बहुत ही ज्यादा वास्ट हो चुकी है और किसी के भी साथ स्कैम करना बहुत ही इजी हो चुका है। पर यह कहानी तब की है जब इंडिया में इंटरनेट का नामो निशान तक नहीं हुआ करता था। उस वक्त बहुत ही गिने चुने लोगों के घर में टेलीफोन हुआ करते थे और दोस्तों इतनी कम टेक्नोलॉजीज होने के बावजूद भी इस इंसान ने इंडिया का शायद पहला कॉल स्कैम किया। ये बात है 24 मई 1971 की, जब इंडियन आर्मी और इंडियन गवर्नमेंट पाकिस्तान के साथ वॉर में बिजी थी। तभी उस दिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के न्यू दिल्ली ब्रांच में टेलीफोन की घंटी बजती है। उस वक्त वहां मौजूद हेड कैशियर वेद प्रकाश मल्होत्रा जब उस कॉल को रिसीव करते हैं तब उन्हें सामने से बताया जाता है कि उनकी बात प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी से हो रही है और उन्हें बांग्लादेश में चल रहे किसी ऑपरेशन को लेकर 60 लाख रुपए की अर्जेंट नीड है। साथ ही वेद प्रकाश मल्होत्रा जी को यह भी कहा जाता है कि वो अगले दिन प्राइम मिनिस्टर रेजिडेंस पर आकर वहां से रिसिप्ट ले जाएं। दोस्तों अगर इन्फ्लेशन को दिमाग में रख के देखा जाए तो उस 60 लाख की वैल्यू आज 28 करोड़ से भी ज्यादा होगी और 28 करोड़ कोई छोटी रकम तो होती नहीं है। पर ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप ऐसे किसी पोस्ट पर हो और सामने से आपको खुद प्राइम मिनिस्टर कॉल करके ये बोले तो पैसे भेजने में आप देर तो करोगे नहीं। एग्जैक्टली यही किया उस वक्त वेद प्रकाश मल्होत्रा ने और इसके बाद जैसा उनसे बताया गया था ठीक वैसे ही वो नेक्स्ट डे बैंक रिसिप्ट लेकर प्राइम मिनिस्टर रेसिडेंस पहुंच गए। पर वहां पहुंचने पर जो भी उनसे बताया गया उसे सुनकर वो सदमे में चले गए। प्राइम मिनिस्टर रेसिडेंस पहुंचने पर दरअसल उनसे ऐसा बताया जाता है कि 24 मई को प्राइम मिनिस्टर ने ऐसा कोई कॉल किया ही नहीं था और इस कन्वर्सेशन के बाद मल्होत्रा जी को इस बात का रियलाइजेशन हो चुका था कि उनके साथ एक बड़ा स्कैम हो चुका था। इसके तुरंत बाद वेद प्रकाश मल्होत्रा ने पुलिस स्टेशन जाकर इस पूरे इंसिडेंट को बताते हुए अपनी कंप्लेन पुलिस को दर्ज कराई और विद इन 1 डे पुलिस ने उस स्कैमर को अरेस्ट भी कर लिया। जब पुलिस ने उसे अरेस्ट किया उस वक्त वो एयरपोर्ट पर
फ्लाइट बोर्ड करने जा रहा था, पर थैंकफुली कर नहीं पाया और मेजॉरिटी ऑफ मनी सक्सेसफुली रिकवर भी हो गई। इस बंदे का नाम था रुस्तम सोहरब नागरवाला। नागरवाला ने अपने इस क्राइम को 26 मई को कन्फेस किया और यहाँ उसका 10 मिनट का कोर्ट ट्रायल भी चला, जिसके बाद कोर्ट ने उसे दोषी मानते हुए 4 साल की इम्प्रिजनमेंट भी सुनाई, पर कस्टडी में होने के दौरान ही रुस्तम सोहरब नागरवाला की मौत हो गई। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो इंडिया में हुए 2 ऐसे स्कैम्स के बारे में जिसने पूरे देश को फाइनेंशियली एक बड़ा झटका दिया था। यह हमारी स्कैम सीरीज का फर्स्ट वीडियो है और हम इस सीरीज को आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।